अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। जहाँ कोरोना इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन बन के हमारे सामने है, वैसे ही वही आजकल 18वीं तरमीम पर भी बहस शुरू है। इसी तरह हमारे यहाँ पर नैब के नए कानून के ऊपर मुसवदे हैं नहीं हैं, आपस में शेयर हुए नहीं हुए, इस पर भी एक बहस शुरू हो गई है। मसला मैं इस पे आऊँगा इन इशूज़ पर कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन शायद सबसे बुनियादी इशू जो मुझे आज खटक रहा था वो ये कि आखिर हम इस पोलराइजेशन तक पहुँचे कैसे। इतनी पोलराइज्ड हमने अपनी सियासत भी कर दी है, हमारी पॉलिटिक्स भी इस हद तक पोलराइज हो गई है। आखिर कैसे, क्या वजह है कि तकसीम इतनी है कि कोई एक इशू पर इकट्ठा, कोरोना भी हमें इकट्ठा नहीं कर पाया। कोरोना में भी एक दूसरे पर पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। कोरोना में भी कोई कह रहा है एक गलत है, दूसरा कहता नहीं जी तुम्हारी हुकूमत ने क्या किया। आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, मैं ज़रा इसका थोड़ी सी कोशिश करते हैं जानने की कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है। दुनिया में पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स बुनियादी तौर पे डिवाइसिव होती है, तकसीम करती है मुल्कों को, लेकिन इश्यूज़ पर कौमें इकट्ठी होती हैं जिस चीज़ पर अगर अपोजिशन को भी लगे कि हुकूमत का कोई मौक़िफ़ दुरुस्त है या हुकूमत को लगे कि अपोजिशन की कोई तजवीज़ दुरुस्त है, उस पर कंसेंसस भी बनते हैं। अभी हमने ब्रेग्जिट हुआ बरतानिया में, हम बार बार मिसालें देते हैं, हमने ब्रेग्जिट की मिसाल देखी। अपनी पार्टी के बहुत से लोग जो हुकूमती जमात थी, थेरेसा मे ने कुछ प्रपोजल्स दिए, उन्होंने कहा नहीं एग्री करते, अपोजिशन के साथ वोट डाला। आखिर हमारे मुल्क में इतनी तकसीम किस लिए है। शुरू इधर से करूँगा ज़रा जानने की। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। कमरज़मान कायरा साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब आपसे शुरू करता हूँ। ये हमारी जो तकसीम है, अगेन जिसको पोलराइजेशन कहते हैं, और आजकल ये बात बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है कि हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है। क्या वजह हुई इस पोलराइजेशन की? फवाद साहब अभी नहीं हमारे साथ। कायरा साहब आपसे शुरू करता हूँ। डू यू अग्री कि पोलराइजेशन है या आपका ख्याल है सब ठीक है, ऐसे ही है और ऐसे ही होना चाहिए? नहीं काशिफ साहब, पोलराइजेशन तो है, तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि ग्रोइंग डेमोक्रेसी में ये बड़े प्रॉब्लम आते हैं, आप बहुत सारे अवसर से गुजरते हैं। ये तजर्बा जो जमहूरी है बहुत सारे अक़वाम है, और वो डेमोक्रेसी से सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी के सफर ने जल्द तय कर लिया। हम बदकिस्मती से हम 70 साल से ये सफर तय नहीं कर पाए, इससे आगे नहीं निकल पाए। हम वोट का इस्तेमाल खड़ा कर पाए कि लोग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से आगे निकल पाए। और इस लेवल पे आके जब डेमोक्रेसी जो है वो ग्रुप्स के हाथों, पैसे के हाथों, ताकतवरों के हाथों बिल्कुल मकरूब हो, वो फ्रेगमेंटेड होती है, तो बिल्कुल पोलराइजेशन होती है और हम इसको नहीं कर पाए। ये भी है कि जब ताकतवर इदारे अपनी मर्जी के हुक्म बनाते हैं तो वो लड़वाते हैं आपस में, और सियासतदानों जब मुसलसल दबाव रहता है तो हमारे अपनी गलतियां हो जाती है। बातों के अंदर उतनी डेमोक्रेसी आ पाती जितनी होनी चाहिए सूरी तौर पे। और जो डेमोक्रेटिक है ये सिर्फ सियासी जमात आदत की बाहर से नहीं, जमात के अंदर से भी होती है। क्योंकि अफराद, इमरान खान आए उनकी जमात बन गई, भुट्टो साहब आए उनकी जमात बन गई, मियां नवाज उनकी जमात बन गई, तो अफराद के साथ ही रहते हैं, ये बात भी दुरुस्त है। सो हमें इस टोटलिटी में देखने की जरूरत है। लेकिन सवाल आपका ये कि हाँ, हम पोलराइज्ड हैं, हमारे यहाँ सियासत के अंदर भी बहुत पोलराइज्ड है, और इसको जल्द खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब, क्योंकि मसाइल तो आएंगे, कोरोना एक मसला है, हमारे मुल्क में मसाइल पहले भी थे, आज भी हैं। कायरा साहब की याद दहानी के लिए, कायरा साहब आपको याद होगा जो मेरी इनिशियल इंट्रोडक्शन थी पॉलिटिक्स की, वो ज़्यादा 80s की है। आई वॉज अ वेरी यंग चाइल्ड, लेकिन क्योंकि मेरे घर में सियासत बहुत थी, मुझे उस वक्त भी याद है। हमारे मुल्क में जो सियासत की तकसीम फवाद चौधरी साहब उस टाइम भी हुआ करती थी, वो ये थी कि पीपल्स पार्टी और एंटी पीपल्स पार्टी, और इतनी सख्त तकसीम हुआ करती थी उस वक्त भी। आहिस्ता आहिस्ता ये चलते चलते पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, आपने देखा कि 80 और 90 की दिहाई में क्या किया। फिर मार्शल लॉ आया, मार्शल लॉ में थोड़ा सा हम हमेशा सबक सीखते हैं, फिर पोस्ट मार्शल लॉ दोबारा एक तकसीम, और तकसीम इस हद तक एक्सट्रीम है कि कोई एक दूसरे का व्यू सुनने को भी तैयार नहीं। कैसे इसे ये ख़त्म होना चाहिए? देखिए, एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई बहस जिसमें फवाद चौधरी को लगे कि कमरज़मान कायरा साहब ठीक कह रहे हैं, कमरज़मान कायरा साहब को कुछ नुकात देकर लगे हाँ ये वफाकी हुकूमत ठीक कह रही है, जहाँ बैठ कर कहीं ना कहीं कंसेंसस किया जा सके। हम तो इस इतने एक्सट्रीम हो गए हैं कि आप अगर कोई भी बात हुकूमत करेगी, ऑपोजिशन ने उसको अपोज करना ही करना है, ऑपोजिशन कहेगी, हुकूमत ने उसको अपोज करना।
ये डेमोक्रेसीज के लिए, मुल्कों के लिए बेहतर नहीं होती है ये फजा? फवाद, आपको आवाज आ रही? देखिए, बात यह है कि जो आपने बात की है कि इसकी जो एक इम्प्लीकेशन, जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उस तरह से अभी एग्जिस्ट भी नहीं कर, इस तरीके से आप बात कर रहे हैं। उसमें जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो सपोर्ट नहीं करते उस डेमोक्रेटिक स्टाइल को जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अपोजिशन अगर आप इस वक्त देखें, जब बाहर कोई अपोजिशन है या जो दुनिया में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक तो उनके अपने अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, स्ट्रक्चर्स नहीं। दूसरा ये है कि उनके ऑल्टरनेटिव, फॉर एग्जांपल जब पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आती है तो वो ये समझना शुरू करती है कि गवर्नमेंट कैसे चलती है। अपना कोई पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर नहीं होता जिसमें वो आकर के ऑल्टरनेटिव प्लान दे सके कि ये प्लान है हमारा। फॉर एग्जांपल, अगर अभी आप कोविड-19 के ऊपर या कोरोना वायरस के ऊपर देखें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जो तनकीद कर रही हैं, वो कोई ऑल्टरनेटिव प्लान कोई नहीं होता अपोजिशन के पास। फॉर एग्जांपल, अगर शहबाज शरीफ साहब आएंगे, वो बात करेंगे कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, करें क्या कोई पता नहीं। बजट के ऊपर आएंगे, वो कहेंगे जी ये बजट बड़ा गलत है, ये है वो है, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव नहीं आता। सो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर्स नहीं अपने हम बना पाते, उस वक्त तक ये मसला रहेगा जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन कायरा साहब, दूसरा इशू अगर एनलाइटन करें मुझे भी, मैं आज शायद खाकान से अब्बासी साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, अभी थोड़ी देर पहले उनका इंटरव्यू चल रहा था, एनएफसी की बात हो, इस पे बहस तो हो सकती है कि एनएफसी ठीक है गलत है, मैं उसकी उस बहस में नहीं जाता कि एक्चुअली उसको ठीक है या गलत है, उसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए। शाहिद साहब, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनका एक इंटरव्यू आजकल आपने सोशल मीडिया में सुना होगा, हमने भी कल चलाया और चैनल्स पे भी चल रहा है, उन्होंने कहा कि ये एनएफसी चल नहीं सकता जिस तरह चल रहा है, आखिर में जब हम सारे पैसे दे देते हैं तो स्टेट के पास पैसे नहीं बचता, इसको रिव्यू करने की जरूरत है। यही बात मिफ्ता इस्माइल साहब ने कही। आज जब उनसे पूछा गया कि सर एनएफसी रिविजिट, उन्होंने कहा जी सारी गलती हुकूमत की है, जब तक ग्रोथ नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा। यानी वजीर आजम हो तो आपका व्यू एनएफसी पर कुछ और होगा, अगर आप ऑपोजिशन में हो तो एनएफसी पर कुछ और होगा। इसका मतलब हमारी तमाम तर बयानबाजी, चाहे हुकूमत हो या ऑपोजिशन, मकसद एक ही है, दूसरे को खराब करना, गंदा करना। अगर मैं कहूं कि ये सारी लड़ाई कुर्सी की है तो क्या आपको लगेगा मैं गलत कह रहा हूं कि इवेंचुअली हर एक की कोशिश है। इमरान खान साहब ने किया 5 साल, आपने देखा होगा, पेट्रोल 1 रुपया ऊपर गया तो क्या होगा, डॉलर 1 रुपया महंगा होता तो क्या होता। वो सारे बयान ऑपोजिशन के थे। हुकूमत में आते हैं तो करना वही होता है जो पिछली हुकूमत कर रही होती है। क्यों हुकूमत के बयानात बदल जाते हैं, ऑपोजिशन के बयानात मुख्तलिफ होते हैं? क्या उसकी वजह कि सियासत में सिर्फ हमने दूसरे पर तनकीद करनी? काशिफ साहब, आपके सवाल के 2 हिस्से कर लेते हैं। पहला हिस्सा यह है कि एनएफसी में फेडरल गवर्नमेंट का जो डिविजिबल पूल है, फेडरल गवर्नमेंट के पास शेयर कम रह जाता है और तकसीम के बाद इतने वसाइल नहीं रहते कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी लायबिलिटी ऑफ कर पाए। एक बात याद रखिए, जब ये एनएफसी डायलॉग हो रहा था तो सारी जमातें मौजूद थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मौजूद थी, मीडिया मौजूद था, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स मौजूद थे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक मौजूद थे, अभी आईएमएफ में थे। ये एक सपोजिशन के साथ, एक मफरूज़े के साथ लिंक था, और मफरूज़ा ये था कि जब हम गवर्नमेंट में आए तो 1.1 ट्रिलियन हमारे रेवेन्यू रिसीट, हम उसको 2.12 ट्रिलियन पे लेके गए। मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई, लीग ने को 2.1 से उठाया और वो 3.8 पे लेके गए, 3.7 पे, खुरम साहब बेहतर बता सकेंगे, ऑलमोस्ट 4 के करीब ले गए, 4 ट्रिलियन। और तवक्को ये थी कि अगले आने वाले सालों में ये 6, 7, 8, पीटीआई का तो बात आपको पता है, पीटीआई का तकरीर ये था कि हम इसको पहले साल में 6,000 और फिर इसको उठा के 8,000 ले जाएंगे, हमारे हम तो टैक्स देंगे, हम तो बहुत अच्छा लेके आएंगे, बाहर से पैसा आ जाएगा। कायरा साहब, मैं एक बात कहूं, अगर इजाजत दे दो, 8,000 हो, मैं इसके मेरिट्स पे नहीं जाना चाहता, अगर कहेंगे तो मेरिट्स पे बाद में आ जाएंगे। मैं तो सिर्फ आपको एक मिसाल दी है कि मैं वजीर आजम हूं मुल्क का, उस वक्त मेरा बयान एनएफसी पे कुछ और है, अब मैं ऑपोजिशन में आ गया हूं तो मेरा बयान बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। क्यों?
मैंने इसको दो हिस्से किया ना आपके सवाल को, इसीलिए दूसरा सब गवर्नमेंट में होता हूँ तो और तरह करता हूँ, अपोजिशन में होता हूँ तो और तरह करता हूँ। ये बात दुरुस्त है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त सा होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ लोग थोड़ा करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सारा ही हम सभी का ये कसूर रहा है। लेकिन काशिफ इसका तरीका कार को रोकेगा कौन? अगर तो हम चाहें कि हम जाती तौर पर इतने आला हो जाए, तो तारीख में चंद अफराद इतने कमाल के लोग हैं जिन्होंने इखलाकी तौर पर अपने आप को आला कर दिया और खुद इखलाकी तकाज़ों के तहत गए। वरना जमहूरियतों में डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, अवामी दबाव जो होता है, अवाम की अकाउंटेबिलिटी जो होती है, वो इंसानों को बांधती है और गलत बयान करने वाले, गलत देने वाले। स्कैंडिनेविया में एक मुल्क इलेक्शन कैंपेन में एक बंदे ने, जमात के सरबराह ने कहा कि हम आए तो टैक्स को प्लस कर देंगे, लेकिन उसने मुतबादल नहीं बताया कि हम जो टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आएगा वो कहां से पूरा करेंगे। तो उसको बाकायदा इलेक्शन के पहले चैलेंज कर दिया गया और डिस्क्वालीफाई हो गया, झूठ बोला। इसलिए हमारे यहाँ अभी वो तो हमारे है, हम वहां कैसे पहुंचेंगे कायरा साहब, जहां मुझे पता हो कि ऑपोजिशन कुछ कह रही है। नहीं हो रहा इस माशरे के अंदर, आप मुल्लाओं के आगे मजबूर हैं, आप वकला के आगे मजबूर हैं, आप मीडिया के आगे मजबूर हैं, आप सियासी तौर पे कबीलों के हाथों मजबूर हैं, आप जो एथनिक जो ग्रुप है उनके हाथों मजबूर हैं, आप बहुत सारे जो माफिया है उनका मजबूर है। तो एक ऐसे मुआशरे में आप ये तवक्को कर रहे हैं कि आप वेस्टर्न मुआशरे की तरह बिहेव करेंगे। वहां तक पहुंचने के लिए वो समाजी सफर है, वो मुआशरती सफर है। कानून बदल देने से चीजें बदल नहीं आया करती। दुनिया की तारीख में ऐसा कहीं नहीं हुआ। फवाद साहब, कानून मैं जरा ये पॉइंट, इसी पॉइंट को लेकर चलते हैं। खुर्रम साहब चेक करें जरा, लाइन पर मौजूद है। मैं जरा फवाद साहब से ये पॉइंट देखिए, हम क्यों माफियाज के आगे मजबूर हैं? फवाद चौधरी साहब, ये एक ओवरली सिंप्लीफाइड आर्गुमेंट, व्हाई इज इट के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किसी माफिया के आगे मजबूर हो, बजाय इसके वो कहें हुकूमत मिलती है तो मिले, नहीं मिलती तो ना मिले। ये सच बात है, मैं यही कहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ये नहीं होता। फवाद साहब, एक तो पॉलिटिकल आइडियलिज्म है, एक पॉलिटिकल रियलिज्म है। मैं वैसे ये जो अगर आप अखराजात की एनएफसी की बात कर रहे थे ना, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ फ्रेंकली, ये जब जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब दोनों को मैंने एक बार नहीं 50 बार मैंने उनसे ये बात की, और स्पेशली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से जो कि मेरा बहुत करीबी ताल्लुक था, तो मैं उनसे ये कह रहा था कि मुशर्रफ साहब के दौर में एक बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है जो लोकल गवर्नमेंट हमने बनाई है, और वो जो लोकल गवर्नमेंट में डेवोल्यूशन हुई है प्रोविंसेस से डिस्ट्रिक्ट्स को। आपने जो उसमें खामी थी उस सिस्टम में, जो फेडरेशन से प्रोविंसेस को डेवोल्यूशन नहीं हुई थी, आपने 18वीं तरमीम में वो कर दी है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 140A को हम बहाल करें और ये जो डेवोल्यूशन है, फाइनेंशियल डेवोल्यूशन है, डिस्ट्रिक्ट्स में हो। अब प्रॉब्लम जो आ गया ना, जो एनएफसी अवार्ड से आपने शुरू किया था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जो मिसाल के तौर के ऊपर आप देखिए, सिंध जो है वो रोज बात करता है कि उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए, इजाफी पैसे मिलने चाहिए गैस की मद में, और गैस कहाँ पे होती है? घोटकी में। अब अगर कोई इंसाफ होता या जिस तरह से वसाइल की तकसीम मुनसफाना होती तो घोटकी को तो पेरिस होना चाहिए था। इसी तरह से जो हमारा सुई है बलोचिस्तान में या सिब्बी है, इन इलाकों को तो जो है वो किसी चीज की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। प्रॉब्लम ये है कि जो अब प्रोविंसेस के अंदर इतना पैसा जा रहा है कि वहां पर चीफ मिनिस्टर्स का ऑफिस, चीफ सेक्रेटरीज का ऑफिस इतना सेंट्रलाइज्ड है कि वहां से वसाइल जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को मुनसफाना तकसीम नहीं होती। खुद मेरा अपना जेलम में इतना बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, हम 350 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स देते हैं, हमारा बजट जो है वो 35-40 करोड़ रुपया है, और रोज जाके पिटते हैं कि जनाब ये क्या तरीका है, आप हमारे वसाइल जो हैं वो हमें दें। सो एक तो डेवोल्यूशन का ना होना फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल्स टू डिस्ट्रिक्ट्स एंड तहसील्स इज अ मेजर इशू। अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं हो रहा जितना कि होना चाहिए। फिर उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन जो प्रोविंसेस की है अपनी, वो सिस्टम्स नहीं है। तो हर चीज सेंटर पे आ जाती है। सेंटर में जिस तरह आपने बिल्कुल आगे सर, लेकिन बैठ के फवाद साहब सारों ने सॉर्ट आउट करना है ना, आपने कौन से टैक्सेस प्रोविंसेस को देने हैं, कौन से टैक्सेस। मैंने बड़ी तफसीली बात की बहुत से लोगों से, उन्होंने कहा देखिए अगर फेडरेशन अपने पास रखेगी मेजॉरिटी टैक्स कलेक्शन तो फिर सूबा क्या करेगा? सूबा डुप्लीकेशन तो नहीं करेगा। ये भी बैठकर बहस होगी। फेडरेशन प्रॉब्लम नहीं है। फेडरेशन तो देखिए ना, टोटल 6000 अरब रुपया फेडरेशन की आमदन है,
आप 2000 अरब रुपया सूद में जो आपका लिया हुआ पीछे कर्जा आप उसमें दे देते हैं, हमारा 1600-1700 अरब रुपया जो है वो बजट डिफेंस में जाता है, उसके बाद 2200-2300 अरब रुपया जो है वो सूबों को चला जाता है। आपका फेडरेशन का तो इश्यू नहीं है, सूबों ने और डिस्ट्रिक्ट्स ने अपने मसाइल पैदा करने हैं, उसके ऊपर एक पूरी एलिब्रेट होना चाहिए। और मेरा डॉक्टर इशरत साहब से जो मैं हमेशा बहस होती है कि आप फेडरल गवर्नमेंट की इस्लाहात को छोड़ें, जहां पे असल इस्लाहात की जरूरत है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, वहां पे आप इस्लाहात के ऊपर वो आ नहीं रहे, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये जो आप पॉलिटिकल पार्टीज की जो आप बात कर रहे हैं कि ये इस तरह, देखिए पॉलिटिकल रियलिटीज के अंदर आपने रहना होता है। ये नहीं हो सकता कि आप कह रहे हैं कि हम जो हमारी अपनी रियलिटीज है ना फवाद, मसला ये है कि हमारी रियलिटीज भी हमने खुद क्रिएट की हुई है ना। अगर आपकी रियलिटी ये है कि हमने तो तनकीद करनी है, फिर तो ये रियलिटी आपने खुद क्रिएट की है। नहीं, वो देखे ना, ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं तनकीद ये करूं, फॉर एग्जांपल देखे ना, अभी अगर अपोजिशन जो इस वक्त अगर अपोजिशन है, वो ऑल्टरनेटिव प्लान उन्होंने क्या दिए हैं कि जिसके ऊपर आके आप कहें कि वो बात करेंगे। और यही प्रॉब्लम है, अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो उनकी जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी अपने थिंक टैंक्स हैं, वो पॉलिसीज बना के लीडरशिप को दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे पीटीआई में एक बड़ा जबरदस्त जो है वो कल्चर शुरू हुआ था, अब तो लेकिन गवर्नमेंट में आ गए, लेकिन अपोजिशन में अब भी मैं समझता हूँ कि अब जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको अपने ऑल्टरनेटिव थिंक टैंक्स क्रिएट करने चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर सब्सटेंटिव तनकीद करनी चाहिए। ये नहीं कि बस रोज आ गए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कोई जान नहीं होती। खुर्रम दस्तगीर साहब, मैं आ रहा हूँ, मैं अगर